भीरामपुर, एक ऐसा गांव जहां का रहस्य सदियों से दफन था। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक साधारण हॉरर स्टोरी नहीं है। ये असल में दो बिल्कुल अलग-अलग समय कालों में घटित होने वाली घटनाओं का एक ऐसा जाल है जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही अजीब पुल बनाता है। स्रोत सामग्री की शुरुआत से ही जो माहौल तैयार होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बश बम बम बश। जरा इस आवाज की कल्पना कीजिए, ये कोई आम शोर नहीं है। 400 साल पुरानी लोक कथाओं में गूंजने वाला ये साक्षात मौत का मंत्र है। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात 400 साल पहले के एक युवक मदन से होती है। शनिवार की खौफनाक रात और पिता की सख्त चेतावनी के बावजूद मदन घर से बाहर निकल जाता है। पिता ने साफ कहा था कि अगर भारी कदमों की आहट और ये मंत्र सुनाई दे तो बिना देखे छिप जाना। लेकिन नियम तोड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये मदन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मध्य प्रदेश में बसे इस भीरामपुर गांव को ही ले लीजिए। बाहर से देखने में एकदम मनमोहक, खूबसूरत, लेकिन दिन के उजाले में जो जगह जन्नत लगती है, रात के अंधेरे में वो एक डरावने सपने में बदल जाती है। 400 साल पुराना एक खौफनाक श्राप इसके सीने में कहीं बहुत गहराई में दफन है। खूबसूरती और खौफ का ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस कहानी को बेहद दिलचस्प बनाता है। तो आखिर मदन की जान ली किसने? यही एंट्री होती है निशिर मोलो की। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि 4 भयानक श्रापित आकृतियां हैं जो शनिवार की रात अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए चलते हैं। नियम बहुत सीधा और खौफनाक था। अगर कोई उन्हें देख ले तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मदन ने झाड़ियों के पीछे से उन्हें देखने की जो जानलेवा गलती की, उसी का नतीजा था कि अगली सुबह एक बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिली और उसकी आंखों में मौत का ऐसा खौफ जमा था जैसे उसने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी सिर्फ अतीत में नहीं रुकी। 400 साल पुराने उस खौफनाक जंगल से निकलकर यह सीधे आज के समय में दिल्ली की एक लड़की मेघना तक पहुंचती है। एक तरफ मदन की खौफनाक मौत है और दूसरी तरफ मेघना के अजीबोगरीब सपने। वो बार बार एक भयानक जंगल, एक बहुत बड़ा डरावना पक्षी और एक पेड़ से टपकते हरे पानी को देखती है। कहानी पूरी तरह तब पलट जाती है जब उसकी लैब पार्टनर इशिता को लोक कथाओं की एक प्राचीन किताब मिलती है। और यहीं पर दोनों कहानियों के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ती है। इशिता को मिली किताब में साफ साफ लिखा था कि पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से हरे रंग का तरल पदार्थ टपकता है। जब मेघना उस किताब का पन्ना पलटती है तो वो सच में सन्न रह जाती है, क्योंकि किताब में बना वो पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बुरे सपनों में आता था। ये समानता साबित करती है कि मेघना का अवचेतन मन कहीं ना कहीं उस 400 साल पुराने रहस्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। किताब में इस हरे लिक्विड को मृत्युंजय अमृत कहा गया है, यानी अमरता का अमृत। लेकिन हमारी आधुनिक वैज्ञानिकों इशिता और मेघना के लिए यह किसी जादू टोने से ज्यादा एक पोटेंशियल केमिकल एंटीडोट है। अपने प्रोफेसर जयदेव के दबाव में आकर वे इस रहस्यमय लिक्विड की खोज में भीरामपुर जाने का फैसला करती हैं। उनके लिए यह सिर्फ विज्ञान है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे वे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन पर्दे के पीछे मेघना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जब इशिता उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी उस अनजान गांव जाने के लिए कैसे तैयार हो गई, तो मेघना अपनी असली घबराहट छिपाते हुए बस इतना कहती है, इतनी अनोखी चीज भला कौन नहीं देखना चाहेगा। बहाना तो काम कर जाता है, लेकिन सच ये है कि वो डरावना सपना और एक अनजाना सा आकर्षण उसे वीरामपुर की तरफ खींच रहा था। इस पूरी कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ शहरी और वैज्ञानिक सोच है जो गांव को सिर्फ एक रिसर्च साइट और केमिकल एंटीडोट के सोर्स के रूप में देख रही है, और दूसरी तरफ हैं गांव वाले जो प्रकृति और अपने प्राचीन शापों से गहराई से जुड़े हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मौसम का अचानक बिगड़ना कोई आम बात नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है। और गांव वालों का ये डर बेबुनियाद नहीं था। स्रोत सामग्री यहाँ बहुत ही गजब का तनाव पैदा करती है। जैसे ही ये लड़कियां भीरामपुर में कदम रखती हैं, मानो प्रकृति बगावत पर उतर आती है। तेज चिलचिलाती धूप में अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। सूरज घरे बादलों के पीछे छिप जाता है, और तो और गांव के मुखिया के घर और भगवान के मंदिर के दिए रहस्यमयी तरीके से बुझ जाते हैं। ये अपशकुन चीख चीख कर कह रहे थे कि या तो गांव की धरती इन लड़कियों के आने से नाराज है, या फिर कोई बहुत पुरानी सोई हुई शक्ति अब जाग रही है। खैर, अपना असली मकसद छिपाने के लिए लड़कियां एक बहाना गढ़ती हैं। वो कहती हैं कि वे 5 गांव के रिसर्च टूर पर आई हैं। गांव के सीधे साधे मुखिया उन पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें अपने ही घर में रुकने की जगह दे देते हैं।
यहीं उनकी मुलाकात मुखिया के बेटे अनुज से होती है। कुछ पल के लिए लगता है कि कहानी शांत हो गई है, लेकिन सच मानिए ये शांति उस बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है जो रात के अंधेरे में इनका इंतजार कर रहा है। कहानी में गेम पूरी तरह तब पलट जाता है जब मुखिया का बेटा अनुज 400 साल पुराने एक राजमहल का जिक्र करता है। राजा सूरजभान का महल। बस मृत्युंजय अमृत ढूंढने आई लड़कियों का रडार तुरंत घूम जाता है। उनका पूरा फोकस जंगल से हटकर अचानक उस खौफनाक और रहस्यमयी खंडहर की तरफ चला जाता है। अब ये लड़कियां रुकने वाली तो थी नहीं। उनका ये आधी रात का सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं है। पहले तो रात 12 बजे तक मुखिया के सोने का इंतजार किया जाता है, फिर अनुज को साथ लेकर चुपके से बाहर निकलना। बाहर एकदम तेज अस्वाभाविक सी हवाएं चल रही थीं। सालों से बंद पड़े उस राजमहल का मुख्य दरवाजा तो जाम था, इसलिए वे एक खिड़की के रास्ते अंदर घुसती हैं और ये कदम उन्हें सीधे उस 400 साल पुराने श्राप के बीचों बीच ले जाता है। महल की उन खंडहर और खौफनाक दीवारों के बीच पहुंचते ही रहस्य और भी गहरा हो जाता है। मेघना को वहां एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वो जगह उसके लिए अनजान नहीं है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो वहां पहले भी आ चुकी है। वहां की हर एक चीज जानी पहचानी लग रही थी। अगर हम इसे विश्लेषण के नजरिए से देखें तो यह साबित करता है कि मेघना सिर्फ एक बाहरी रिसर्चर नहीं है। उसका कोई बहुत ही गहरा नाता उस 400 साल पुराने कालखंड से है। और ठीक इसी वक्त कहानी अपने सबसे खौफनाक चरम पर पहुंच जाती है। 400 साल की लंबी खामोशी के बाद वही मौत का मंत्र फिर से गूंज उठता है। बश भम भम बश। निशिर मोलो जाग चुके हैं। गांव का जो माहौल अब तक शांत था वो रातों रात एक ऐसी दहशत में बदल जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गांव का पुजारी, जो पहले ही उन अपशगुनों से डरा हुआ था, अब बुरी तरह कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि सदियों से दफन वो प्राचीन बुराई जिसे इतने सालों से किसी ने नहीं देखा था, वो अब फिर से गांव की सड़कों पर उतर आई है। गांव वालों की ये दहशत इस बात को और भी पुख्ता कर देती है कि अनुज, इशिता और मेघना इस वक्त कितने बड़े खतरे में हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वे इस खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। अब जरा इस दूसरे सीन पर नजर डालते हैं जो समानांतर चल रहा है, और सच कहूं तो यह स्रोत सामग्री का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। जंगल की सीमा पर इस तेज तूफान में फंसे हैं दो जुआरी, संपत और कप्ता, और तभी उनके सामने 4 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। इनकी आंखें लाल चमक रही हैं। वे मंत्र पढ़ते हुए अपने कंधों से वो ताबूत नीचे रखते हैं और वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। और फिर ताबूत का ढक्कन पूरी तरह उठ जाता है। ढक्कन उठते ही संपत और कप्ता की एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकलती है जो पूरे गांव के सन्नाटे को चीर कर रख देती है। ये भयानक चीख इस बात का साफ साफ ऐलान थी कि उस ताबूत के अंदर जो भी था वो साक्षात मौत था। ये चीख सुनकर घरों में दुबके हर एक इंसान की रूह कांप उठती है। लेकिन खौफ सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। ठीक उसी वक्त राजमहल के उन अंधेरे और सूने गलियारों में भी तनाव अपनी हदें पार कर रहा है। मेघना, इशिता और अनुज को एकदम साफ साफ किसी सिपाही के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। उस डरावने सन्नाटे में गूंजती वो जूतों की आवाजें ये पक्का कर देती हैं कि वे उस खंडर में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। यहीं पर आकर दोनों टाइमलाइन और दोनों घटनाएं एक साथ टकराती हैं। राजमहल में अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा बहुत जोर से चरमराते हुए खुल जाता है। दरवाजे के उस पार ऐसा क्या है जिसे देखकर मेघना, इशिता और अनुज सदमे में बुत बनकर रह जाते हैं। खतरा बिल्कुल उनके सामने आ चुका है। और यहीं पर यह स्रोत सामग्री हमें कुछ बेहद खौफनाक और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ देती है। उस खुले ताबूत के अंदर आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा था जिसने उन जुआरियों की तुरंत जान ले ली? राजमहल के उस खुले दरवाजे के पीछे क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस 400 साल पुराने जानलेवा श्राप से मेघना का असल में क्या और कितना गहरा कनेक्शन है? सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है और आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देती है। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।